ओके, ऑल राइट, ऑल क्लियर। अब वी हैव मूव इन द नेक्स्ट लेक्चर, और इस लेक्चर में मैं आपको जो बताने वाला हूँ वह इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट। इफेक्ट्स प्रोड्यूस किया जा रहा है, लेकिन किसके द्वारा? तो इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा। यहाँ पे करंट जो है वो इलेक्ट्रिक करंट, उसका कुछ प्रभाव बताना चाहता है कि नहीं, मुझ में भी कुछ है कैपेसिटी कि मैं कुछ कर सकता हूँ। ये ऐसा किसने कहा जी? तो इस इलेक्ट्रिक करंट ने। तो ये क्या क्या प्रभाव डाल सकता है, इसका क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, इन्हीं सारे इफेक्ट्स के बारे में चर्चा करते हैं कि क्या इफेक्ट्स हो सकता है इस इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा। तो नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। तो लिखेंगे कि flowing are the effects produced by किसके द्वारा? तो इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा। प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट। तो आइए चलिए जानते हैं कि क्या क्या इफेक्ट है। वैसे तो इस इलेक्ट्रिक करंट का बहुत सारा इफेक्ट्स हो सकता है, लेकिन बट मैं कुछ आपको जानकारी देता हूं और आपको चैप्टर में क्या पढ़ना है। जैसे पहला इफेक्ट्स है हीट इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, एंड द सेकंड वन इज दैट मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट है, एंड द थर्ड वन इज दैट केमिकल इफेक्ट। देखिए, वैसे तो इस केमिकल इफेक्ट के बारे में आपको ज्यादा जानना नहीं है। आपको जो पढ़ना है 10th क्लास में वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूं इसी लेक्चर में, और कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। एंड द दूसरा इफेक्ट आपको पढ़ना है वो है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो आपका सेकंड चैप्टर है फिजिक्स का, मैग्नेटिज्म, वो पढ़ना है। और इस केमिकल इफेक्ट के बारे में मैं हायर क्लासेस में बात करूंगा, जब और 10 से सीनियर हो जाएंगे तब। ये जानना चाहते हैं कि कब? वही 11 में, 12 में क्लियर होता है ना, बट अभी नहीं जानना इस केमिकल इफेक्ट। दो तरह का इफेक्ट है जो आपको पढ़ना है, द फर्स्ट वन इज दैट एंड द सेकंड वन इज दैट। इसके लिए मैग्नेटिक इफेक्ट के लिए आपका एक स्पेशल सा चैप्टर है, और हीट इफेक्ट के लिए स्पेशल चैप्टर नहीं है, बट जितना है पर्याप्त है। क्लियर होता है? तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी हीटिंग इफेक्ट के बारे में ही रहेगा। समझ गया ना कि आखिरकार जो हीट है, हीटिंग इफेक्ट हो रहा है, वो किसका हो रहा है? तो हमारा इसी इलेक्ट्रिक करंट का हो रहा है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला वो तो पता चल ही गया होगा, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो आओ इसी चैप्टर के बारे में डील करते हैं, और मैं आपसे बताता हूं कि करंट का क्या हीटिंग इफेक्ट हो सकता है, क्या हीट प्रोड्यूस कर सकता है, उसका प्रोडक्शन क्या हो सकता है, उसको निकालेंगे कैसे। बहुत ही आसान है, वो ये है कि चलो लिखते हैं, दैट इज व्हेन an electric current is passed through a high resistance wire, जैसे में वायर क्या कौन हो सकता? तो सच है नाइक्रोम वायर, समझ गए? नाइक्रोम वायर, देन इट बिकम्स red hot and produces
ए लॉट ऑफ हीट, रेड हॉट हो जाता है और बहुत सारा हीट प्रोड्यूस करता है, देन दिस इज कॉल्ड, इसी को क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसी टर्म को, इसी चीज को हमने क्या कर दिया, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोल दिया है। अभी भी मैंने जो कुछ भी लिखाया है मैं आपको एक्सप्लेनेशन करता हूं। सपोज दैट मेरे पास तो वायर है नहीं, नाइक्रोम वायर, मान लेता हूं कि ये जो वायर है वो नाइक्रोम वायर है, तो इसके थ्रू जब मैं करंट को पास करवाऊंगा, इसका रेजिस्टेंस हाई है, तो करंट को जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि जो करंट है वो इस तरफ से मैं फ्लो कर रहा हूं, बहा रहा हूं इसको। जैसे देखिए ये हमारा कोई एक वायर है जी, ये हाई रेजिस्टेंस वायर है, नाइक्रोम वायर है, नाइक्रोम वायर है, समझ गया ना। जस्ट लाइक एग्जांपल्स आपको समझा रहा हूं। और करंट जो है वो आई एम्पियर का फ्लो करवा रहा है कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो जो हमारा रेसिस्टेंस काम करेगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में रेसिस्टेंस, हाँ सर करेगा, तो ये करंट जा रहा है आई। तब जब ये करंट इस साइड जा रहा है और ये रेसिस्टेंस रोकना चाहता है, तो क्या होगा कि करंट तो कंटिन्यूअसली जाता रहे और ये भी रोकता रहेगा, तो इसी बीच में जो रेसिस्टेंस है वो एकदम पूरा लाल हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। लाल हो करके फिर क्या करेगा, बहुत सारा हीट को प्रोड्यूस करेगा एंड प्रोड्यूसेस ए लॉट ऑफ हीट। और इसी इफेक्ट को क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। समझे, समझ गए होंगे, आई होप कि आपने समझा। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कुछ है नहीं, जब किसी भी एक हाई रेजिस्टेंस वायर के थ्रू में जब मैं करंट को सप्लाई करता हूं तो वो जो वायर है वो रेड हो जाता है और फिर गर्म होकर के हीट का प्रोडक्शन करता है, तो उसी को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्यों? क्योंकि करंट का इस्तेमाल करके हीट का प्रोडक्शन करवा रहे हैं ना, तो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हुआ ना। अब कोई लड़का कहेगा कि सर ये तो ठीक है, लेकिन ये आखिरकार हो क्या रहा है, जस्ट लाइक मैकेनिज्म कुछ बताइएगा। तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। देखिए जो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है एक तरह से जी। तो इसी चीज को लिखेंगे, लिखेंगे कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ current is achieved as by the ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, किसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। इंटू हीट एनर्जी। ये आखिरकार जो हमारे पास ये हीट एनर्जी है ना, तो जो भी हमारा हीट एनर्जी है वो किसका रूप हुआ, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जितना भी था उस एनर्जी का इस्तेमाल हो गया है हीट का प्रोडक्शन करने के लिए। समझ गए, अच्छी बात है। अब देखो होता क्या है, नेक्स्ट टर्म लिखाऊंगा मैं इसी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के अंतर्गत में आ गया। The heating effect of current
is similar to the role of friction in mechanics. मैकेनिक्स आपको इंटर में पढ़ना है, समझे ना, बहुत अच्छे से पढ़िएगा इस मैकेनिक्स को। तो देखिए, जो हमारा फ्रिक्शन का काम होता है मैकेनिक्स में, जो ये घर्षण कर करके या तो फोर्स को बैलेंस करना या फिर किसी चीज को स्थिरता प्रदान करना, रेस्ट में लाया आना, तो ठीक उसी प्रकार से वर्क करता है जैसे कि हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट प्रभावित कर रहा है। समझ गए? आपको जानकारी दिया क्योंकि शायद ऑब्जेक्टिव में आपसे कह सकता है कि जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है वो किसके रोल के बराबर होता है, तो आपको उत्तर देना होगा कि फ्रिक्शन के रोल के बराबर होता है, जो हमारा किस चीज में पढ़ना होता है, तो मैकेनिक्स में जानना होता है। हैव यू गॉट इट? चलिए, अच्छी बात है। अब आपने इतना सारा कुछ बता दिया है सर, तो अब इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम, किस चीज को, इस हीट को, कि आखिरकार कितना प्रोडक्शन हुआ, तो इन्हीं सारी बातों को बताऊंगा कि हीट को कैसे कैलकुलेशन करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल इसे लिखिए, अगर नहीं लिखे हैं तो, नहीं तो मैं इसे मिटा करके इरेज करके और आगे बताता हूं, समझे ना? जी हाँ। चीजों के बारे में जस्ट लाइक आपको बताया कि ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, इसका प्रभाव कैसे होता है और कैसे डालता है, कुछ और भी अदर चीजें बताइए आपको। बट आप डेरिवेशन कर रहे हैं फार्मूलाज के मदद से कि कैलकुलेशन ऑफ हीट प्रोडक्शन, तो और चलो करके देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ हीट प्रोड्यूस, कि जो भी हमारा हीट का प्रोडक्शन हुआ है, वो प्रोड्यूस्ड हुआ है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। आपको ऐसा मैंने सिखाया है, लिखेंगे सिंस बाय द डिफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस के डिफिनेशन से क्या लिख सकते हैं, बोलिए? V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में चार्ज, यानी कि V बराबर W अपॉन में Q, ऐसा बताया है, मैंने बताया है। तो यहां से क्या हो सकता है कि इस Q इज इक्वल टू W इज इक्वल टू V इंटू, या फिर Q इंटू V, ऐसे लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। दिस विल बी इक्वेशन फर्स्ट। पोटेंशियल डिफरेंस के डिफिनेशन से पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में चार्ज, यानी कि V बराबर W अपॉन में Q, तो W बराबर QV या फिर VQ बोल सकते हैं, मैंने QV लिखा है सरिया करके, क्योंकि Q U R S T U V W, तो सरिया के लिख दिया ना। अब देखिए, लिखेंगे also by the definition of, किसके डिफिनेशन से बताइए? इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो आपको क्या सिखाया है? बाय द डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में टाइम, यानी कि करंट, देन इसीलिए करंट I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में टाइम। इसका अर्थ यह हुआ कि Q इज इक्वल टू I गुना T, यही ना होगा, यही होगा। सपोज दैट दिस इज आवर इक्वेशन सेकंड, मैं मान लेता हूं। अब लिखेंगे एंड, यानी कि और, बाय द डिफिनेशन ऑफ, बाय द डिफिनेशन ऑफ किसका? ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। एट कांस्टेंट टेम्परेचर आपको बताया था करंट और पोटेंशियल का रेशियो क्या रहता है? सेम रहता है। तो क्या हो जाएगा? V बाई I इज इक्वल टू R, यानी कि दोनों का रेशियो कांस्टेंट रहेगा ना,
तो यहां से ऐसे लिख सकता हूं मैं, दिस इंप्लाइज V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I लिख सकते हैं, V बराबर IR लिख सकते हैं क्या जी। इसको मैं इक्वेशन 3 कह देता हूं, इक्वेशन 3 समझ गया ना। अब मैं नीचे का जो पोर्शन है उसको इरेज कर देता हूं मैं। अब देखिए V इज इक्वल टू IR। अब देखो तो हमारे पास पहला इक्वेशन है वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू V, यही है। और यहाँ पे क्या निकाले, Q बराबर IT, इस वैल्यू Q के जगह पर IT पुट कर सकते हैं और V के जगह पर IR भी पुट कर सकता हूं। तो इन लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q एंड V फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। तो क्या प्राप्त करते हैं, उन्हीं सारी चीजों को डिस्कशन करते हैं। तो नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। लिखेंगे नाउ, यानी कि अब, कहानी अब तक कैसे होता है सीरियल में, ठीक उसी प्रकार से नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ किसका, Q V फ्रॉम इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में, तो सेकंड एंड 3 से। तो किस में जी, तो इन इक्वेशन फर्स्ट में। तब क्या होगा, तब हम लोग वी गेट, हम लोग कुछ मिलेगा, पाएंगे, क्या पाएंगे, तो देखिए ये W का तो W रह जाएगा, हाँ सर बिल्कुल रह जाएगा। तो क्या होगा, और Q के जगह पर Q ना लिख करके IT लिख सकते हैं, तो गुना I इंटू T लिख सकता हूं, लिख दिया। अब V है तो V के जगह पर क्या लिख सकते हैं, IR लिख सकते हैं, गुना I इंटू R, यही हो जाएगा ना स्टूडेंट, हाँ सर यही हो जाएगा। अब देखिए देन इसीलिए या फिर इसीलिए W इक्वल टू I इंटू I स्क्वायर, I R है तो R कर दिए, और ये T है तो T कर दिए। यानी कि ये फॉर्मूलाज जो है वो वर्क डन निकालने के लिए हो गया, समझे ना। अब देखिए, लेकिन सर आप चले थे हीट निकालने के लिए, वर्क डन निकाल दिया, लगता है हीट का फॉर्मूला भूल गया सर। अरे हमको समझ के क्या रखें, लिसन टू मी, सब्र करो। देखिए जो हमारा वर्क डन हुआ, जो एनर्जी कंज्यूम्ड है, वो किसके बराबर होगा, उतना ही बराबर होगा हीट प्रोड्यूस। तो लिखेंगे तो वर्क डन के जगह पर हीट प्रोड्यूस भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे हमारा कि सिंस assuming that electrical work done or an electrical energy consumed is used in the production of heat। यानी कि मैंने मान लिया कि जितना भी यहाँ पे वर्क डन है या फिर एनर्जी कंज्यूम हुआ है, वो किस चीज के लिए इस्तेमाल हो गया, तो हीट का प्रोडक्शन करने के लिए हो गया। एक चीज तो स्पष्ट हो रहा है कि इसका मतलब यह हो सकता है कि वर्क डन के जगह पर हीट प्रोडक्शन लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट हीट प्रोड्यूस इन प्लेस ऑफ किसका, इलेक्ट्रिकल वर्क डन, इलेक्ट्रिकल वर्क डन, हीट प्रोड्यूस। क्लियर हो गया, इसीलिए हो जाएगा हेंस
अब यहाँ पे वर्क डन है W है, तो हीट की जगह पर H यानी कि I स्क्वायर R इंटू टी, और अच्छे से लिख देते हैं I स्क्वायर R इंटू टी। स्टार मार्क लगा देगा। ये जो फॉर्मूला निकला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है स्टूडेंट, और इतना ही नहीं बल्कि इसी फार्मूलास का मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, समझे ना। इसीलिए ये फार्मूला जो है आपको वो याद रखना होगा या फिर याद करना होगा, समझे ना। तो आप इसे याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। मैं अभी नहीं, इसमें थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो कुछ आपको इसे क्वेश्चन भी सोल्व करके दिखाऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि ये जो हमारा फार्मूला है वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या निकाला है, कैलकुलेशन ऑफ हीट प्रोड्यूस, यानी कि हीट का फार्मूला ये निकल गया। अब मैंने सिर्फ फार्मूला ही नहीं बताया बल्कि मैं आपको डेरिवेशन करके बताया कि कैसे आ गया ये फार्मूला। क्यों? क्योंकि हर एक चीज डिटेल में जो बताना, तो इसे मेंशन कीजिए, इसे लिखिए फौरन से। समझ गया ना? यहां तक क्लियर है, स्पष्ट है, इसलिए आप समझ जाते हैं। Our topic is that Joule's law of heating। सर आपने हमको हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में बताया, अब ये हीटिंग इफेक्ट में चले थे सर, कहां जूल्स लॉ में पहुंच गए, अब ये क्या होता है? तो नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। तो आपको बताता हूं जूल्स लॉ क्या होता है। आपने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को सीख लिए हैं और हीट को निकालने के लिए ये फार्मूलाज भी देख लिए हैं, तो आप जूल्स लॉ भी बहुत आसानी से समझिएगा। नहीं यकीन हो रहा तो आओ चलो देखते हैं। देखिए इसका डिफिनीशन कोई पूछेगा तो आप क्या लिखिएगा, मैं आपको डिफिनीशन बोलने के लिए और लिखने के लिए भी सिखा रहा हूं, समझे? तो देखिए द फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला? तो H बराबर I स्क्वायर R T, यही है जी, R T gives us heat produced कब? when current of I amperes flows करेगा फ्रॉम ए वायर, कोई एक वायर से, ऑफ रेसिस्टेंस यानी कि जिसका रेसिस्टेंस है R ohms, कितना देर के लिए? तो 4 टाइम t सेकंड के लिए, t सेकंड। समझ गया ना? ये तो लिख रहा हूं आसान भाषा में। Then this is called, इसी को बोलिए क्या बोलते हैं? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसी को मैंने बोला है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो कोई पूछा कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है तो बता दोगे कि जो हमारा हीट प्रोडक्शन का फार्मूला है H बराबर I स्क्वायर RT, जब करंट फ्लो करता है I अमाउंट का एक वायर से जिसका रेजिस्टेंस आ रहा है कितना देर के लिए? तो T समय के लिए। तो हमारा यही हो गया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, यानी कि सेम फार्मूला है ना जी। फार्मूलाज तो हमारा सेम ही होगा ना, क्योंकि ये भी तो वही है, डिफिनेशन भी वही। अगर अब भी नहीं यकीन होता तो फिर भी मैं वही चीज लिखूंगा कि अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसके अनुसार हीट प्रोड्यूस्ड can be calculated
उसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेटेड निकाल सकते हैं बाय द फॉर्मूला गिवन बिलो। जो फॉर्मूला नीचे दिया गया है उसी के मदद से तो क्या दिया गया है, अरे H बराबर आई स्क्वायर R इंटू टी, चाहे कैपिटल टी लिखिए चाहे स्मॉल टी लिखिए। क्लियर होता है ना, क्लियर होता है। वही हीट प्रोडक्शन कैन बी कैलकुलेटेड, तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो इन जूल में निकालते हैं बाय द फॉर्मूला। कौन से फॉर्मूले, जो फॉर्मूला आपको नीचे दिया गया है। तो अगर ये 7 यूनिट ऑफ हीट पूछता है या फिर कुछ भी पूछे कि ये जो फॉर्मूला है निकाल लिया, लेकिन इसके ऐसे में क्या लिखेंगे, तो जूल यानी कि जे लिखेंगे, कैपिटल जे। क्लियर होता है, क्लियर होता है। जूल को जे से ही डिनोट करते हैं। चलिए स्पष्ट। अब देखिए इस जूल्स लॉ से क्या क्या सीख रहे हो तुम, जूल्स लॉ से क्या क्या सीखे कि H जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट का, H जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस का, H जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम का। लेकिन जो करंट हमारा प्रोपोर्शनल है वो स्क्वायर ऑफ द करंट है ना। तो इन्हीं सारी बातों को लिखूंगा, क्या लिखूंगा कि according to Joule's law of heating, according to Joule's law of heating, heat produced is, जो भी हीट का प्रोडक्शन हुआ है वो क्या है जी, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो किस किस पे है, तो देखिए पहला नंबर पर हो जाएगा स्क्वायर ऑफ करंट, स्क्वायर ऑफ करंट यानी कि आई स्क्वायर। दूसरा नंबर पर क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर, रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर। समझ गए, चलिए अच्छी बात है। तीसरा हो जाएगा, बोलिए क्या हो जाएगा, तो टाइम टी, फॉर विच, बस इतना लिख दो टाइम टी, यानी कि टाइम के भी रिस्पेक्ट, जितना देर तक लगे हम लोग करंट का फ्लो करवाएंगे उतना ज्यादा और हीट होगा और प्रोडक्शन करेगा, और रेजिस्टेंस जितना ज्यादा उतना ही ज्यादा हमारा क्या प्रोडक्शन होगा, हीट का। करंट जितना ज्यादा देंगे उतना ही ज्यादा हीट का प्रोडक्शन होगा। इस प्रकार से हमने देखा और सीखा कि जो हमारा हीट है वो किसके किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्पष्ट है, क्लियर है, इसलिए आप समझ गए हैं, समझ गए, अच्छी बात है कि आप समझ गए। इतनी सारी बातों को नोट करेगा, फिर कुछ और आपको लिखाता हूं, समझे ना। अभी अभी जो कुछ भी आपको पढ़ाए बताए, फार्मूलाज का डेरिवेशन किया, उन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अब कुछ आगे बढ़ते हैं। जो कुछ भी बता रहा हूं उसे नोट में लिख लेना और नोट में ही उसे याद रखना। समझ गया ना, 3 पॉइंट लिखा था, उन्हीं सारी चीजों को डिस्कशन करूंगा, लिखेंगे। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो पहला नंबर पर यही नोट होगा, या फिर ऐसे करके लिखिए कि सिंस हीट इज क्या है,
since heat is directly proportional to the square of, बोलिए किसका, तो करंट का, करंट का है, समझ गया ना। सो अगर हम करंट को दुगुना कर देंगे तो जो रेजिस्टेंस होगा वो 4 गुना से बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि हम इसको दुगुना करेंगे, स्क्वायर है तो 2 दूनी 4 गुना से करंट बढ़ गया। दुगुना करने का अर्थ यही ना हुआ कि 4 गुना से, क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, ये 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। सो if we double the current, then heat produced will be 4 times। वो भी कहा है पीछे हटेगा, वो भी 4 गुना हो जाएगा। इसी में लिख लेगा कि बट इफ करंट इज हाल्फ, आधा कर दिया करंट को, तब हीट प्रोड्यूस, यानी कि जो भी हमारा हीट क्या हो रहा है, हीट का प्रोडक्शन हो रहा है, वो क्या हो जाएगा, विल बी 1/4। 1/4 हो जाएगा जी। हाफ कहने का अर्थ क्या हुआ, 1/2 कर रहे हैं, तब हीट का प्रोडक्शन जो हो जाएगा 1/4 टाइम से 1/4 हो जाएगा, यानी कि घटेगा कितना रेट से, तो 4 गुना से कम हो जाएगा हीट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का अर्थ यह होता है कि अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, अगर इसको घटाएंगे तो ये भी घटेगा। यही ना होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो वही चीजों को तो लिखाया हूं जी, और दूसरी बातें लिखता हूं। डबल का मतलब होता है दुगुना यानी कि बढ़ाना, हाफ का मतलब होता है आधा यानी कि घटाना। अब दूसरी बात तो यह है कि लिखेंगे सिंस हीट इज, जो हीट है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर। वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो इफ वी डबल, क्या करते हैं, तो रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर यहां पे लिख लेगा कुछ इस प्रकार से, डेट इज H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। समझ गया ना, ये पॉइंट को लिख लीजिएगा और यहां पे भी लिख लीजिएगा। इस प्रकार से, दैट इज H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। इसे लिख लिए, अब फिर नीचे लिखिए सो इफ वी डबल द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, तब हीट का प्रोडक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, then heat produced will be double, यानी कि वो भी दुगना हो जाएगा। आधा करेंगे तो आधा हो जाएगा, ठीक उसी प्रकार से।
if we halve the resistance, then heat will be halved. तो हीट भी आधा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेसिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। अब लास्ट पॉइंट जो आपका रह गया वो यही है कि जो हमारा हीट है वो टाइम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि टाइम बढ़ाएंगे हीट बढ़ेगा, टाइम घटाएंगे हीट घटेगा। समझे? तो लिखा जाए कि सिंस हीट हमारा जो है वो क्या है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बराबर मुकाबले? तो टू द रेसिस्टेंस ऑफ द वायर, टू द रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर। समझे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसमें भी वही चीज, दैट इज पहले ऐसे लिखे, दैट इज H इज इक्वल टू T। नहीं, इस प्रकार से होगा। इसका इस सिंबल का अर्थ होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझे ना? तो यहां पे लिख दो, सो इफ वी डबल द टाइम, यानी कि टाइम को बढ़ा रहे हैं तो हमारा देन हीट प्रोड्यूस्ड विल बी डबल। डबल हो जाएगा, है ना? बट लेकिन व्हेन वी halve the time, for which current passed then heat produced is halved। तो जो भी हमारा हीट का प्रोडक्शन हुआ है वो भी कम हो जाएगा। यहां पे लिखे हैं कि करंट पास्ट, फॉर विच करंट पास्ट, मैंने कहा कि जो भी हमारा हीट का प्रोडक्शन हो रहा है, कब, जितना देर के लिए करंट जा रहा है उतना ही देर के लिए तो हमारा क्या होगा, हीट का प्रोडक्शन होगा। अगर टाइम को बढ़ा रहे हैं यानी कि ज्यादा समय के लिए करंट का फ्लो होगा तो ज्यादा हीट का प्रोडक्शन, टाइम को कम कर रहे हैं यानी कि कम समय के लिए करंट का प्रोडक्शन होगा तो हमारा हीट भी कम ही प्रोडक्शन होगा। हैव यू गॉट इट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो इतनी सारी बातों को लिखिए, फिर कुछ और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं नोट में ही लिखाऊंगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन दिस। समझे ना? चलिए, जितनी सारी बातों को बताया फार्मूलाज के बारे में जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में जानकारियां दिया, उससे भी काम नहीं चलने वाला, कुछ और भी जानते हैं उसे भी नोट में लिखाऊंगा, उसे भी सिखलाऊंगा। जैसे देखो क्या होता है, होता यह है कि ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस which run on electricity do not प्रोड्यूस करिए या फिर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू किस चीज में? तो हीट एनर्जी में। ये हुई पहली बात है कि बहुत सारे इलेक्ट्रिक करंट से चलता है इंस्ट्रूमेंट वगैरह, ये सब डिवाइसेस जैसे फ्रिज, कूलर, टीवी,
लेकिन क्या ये सब बहुत ज्यादा हीट का प्रोडक्शन करता? नहीं करता। तो सिर्फ जितना भी हीटिंग अप्लायंसेस है वही सिर्फ बहुत सारा इलेक्ट्रिक करंट का क्या करता है, पूर्णतः इस्तेमाल करता है। किस चीज के लिए? तो हीट का प्रोडक्शन के लिए। बोलिए किस चीज के लिए? तो हीट का प्रोडक्शन के लिए। तो इस चीज को भी लिखा है कि ओनली few appliances या फिर और हीटिंग अप्लायंसेस या फिर ऐसे लिखिए और इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस उपकरण। अप्लायंसेस का हिंदी होता है उपकरण। that run on electricity is convert most of the क्या? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी into heat energy। मैंने लिखा है स्टूडेंट कि हीटिंग अप्लायंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है वही सिर्फ क्या करता है कि बहुत सारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन करेगा। शुरुआत में लिखा था ट्रांसफॉर्मेशन होता है किस चीज में? हीट का प्रोडक्शन में। अब देखिए मैं क्या आपसे बताने वाला हूं। जैसे कोई स्टूडेंट कहता है कि सर फैन चलता है तो वो क्या होता है, कुछ देर के लिए थोड़ा सा गर्म हो जाता है। अब इसका कारण है मैं बताने वाला हूं। तो लिखिए एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सच एज, जो क्या है? फैन है which run on electricity तब क्या होगा? then most of the इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगा? यूज्ड हो जाएगा। इसलिए टू रन फैन, यानी कि फैन को चलाने के लिए, समझे ना? फिर और टर्निंग फैन या फिर पंखा को टर्न कीजिए, एंड वेरी फ्यू amount of electrical energy is converted into किस चीज में बदलता है? into heat energy। due to this और जिसका चलता क्या होता है? when a fan run due to this when a fan run continuously then becomes slightly warm। देखिए मैंने क्या लिखा है, आपकी जानकारी के लिए ये बताया है। जब फैन चलता है तो बहुत सारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस्तेमाल हो जाता है पंखे को चलाने में,
उसको घुमाने में थोड़ा सा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसी का इस्तेमाल होता है, और जो कन्वर्ट हो जाता है हीट एनर्जी में कुछ अमाउंट में। और यही कारण है कि पंखे को कंटिन्यूसली लगातार चलाया जाए तो वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है। तो हैव यू गॉट योर आंसर? क्या आपने आंसर को प्राप्त कर लिया? हाँ सर, प्राप्त कर लिया। तो इन्हीं सारी चीजों को लिखेगा यहाँ तक जो मैंने आपको जो कुछ भी इंपॉर्टेंट लगता है आपको लिखा ही दिया, आपको बता ही दिया। समझ गए तो अच्छी बात है, और नहीं समझे तो और भी अच्छा है, क्योंकि और भी अच्छे से समझाने के लिए तो हूँ मैं, जो कि कर चुका हूँ। ये नहीं हो तो लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाए, इसीलिए मैं इसको यहीं पे स्थगित करता हूँ। तो यहाँ तक लगी आने बरकरार रहने के लिए कंटिन्यूसली क्या बोले आपको मैं बस यहाँ तक के लिए सफर तय करने के लिए मुस्कुराते रहिए। तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। लगता है सर कुछ और बोलना चाहते थे बट बोल नहीं पा रहे हैं, समझ सकते हैं, कोई बात नहीं। बाकी आप समझ लिया कीजिए, क्यों? क्योंकि कभी कभी खुद भी दिमाग लगाया करो, है ना, सब हम ही बोल रहे हैं। तो बस आज के लिए इस लेक्चर में मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिले कोई नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए अंदाज में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहना, ठीक है।